आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रिक्शन। ठीक है, सेकेंड ईयर का चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है, एरिया और शेप है जो हमारी कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस की। ठीक है, सेकेंड में बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये इस तरीके से मतलब इस तरीके से बोल रहा है ये। ठीक है, और नेक्स्ट में बोल रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन मोशन, कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में काम करता है मोशन के। और फोर्थ में बोला गया कि फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। तो देखो, अगर बात करें कि फोर्स जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। अगर हम मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और कांस्टेंट रखते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन ऑप्शन सी है फ्रिक्शन फोर्स ये कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं करता, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करता है। देखिए कैसे, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे इसमें नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, नीचे वेट ग्रेविटी की वजह से, इधर हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और इधर पुलिंग फोर्स। मान लीजिए हमारा मोशन इधर की तरफ है तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट में लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, और लास्ट में ये कह रहा है कि नॉट आर डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड होता है अपने नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, सरफेस से जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट आते हैं तभी तो फ्रिक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम चलते हैं, हमारे फुट और फ्लोर के बीच में जो क्रिएट होता है हमारा जो फोर्स वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि अभी हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो रन करती है रोड पे, तो व्हील और जो हमारा रोड है उसके बीच में जो ये दो कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, एक व्हील हो गया एक रोड हो गया, तो इनके बीच में क्या होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1A। ठीक है, इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस, ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया देखिए, इसमें बोला गया विच मतलब इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट है। वही बात आ गई है जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी डायरेक्शन लिखा हुआ था जहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा ये मैंने अभी समझाया था आपको, ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो आपका मोशन की दिशा है उससे ये अपोजिट कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा हमारा अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से अपोजिट लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। कौन सा फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे नॉर्मल रिएक्शन के बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस? तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, अभी जो पहले क्वेश्चन में ही आया था हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ था, वहाँ पे वो गलत था। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऐसे। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे म्यू। म्यू क्या होता है आपका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ओके, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा सी, फ्रिक्शनल फोर्स द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, वो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन द बिटवीन द व्हील एंड रोड ऑफ द व्हीकल आर एबल ऑन अ रोड्स। किस फोर्स की वजह से जो हमारे जो व्हीकल है वो रन कर पाते हैं रोड्स पे, उनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करता है? अभी मैंने आपको बताया था इस चित्र के माध्यम से कि दो सरफेसेस है हमारा, एक व्हील है और एक हमारे रोड है, उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आ रहा है आपका? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, कोरोजन हमारा जंग होता है तो जंग नहीं हो सकता ना, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, इनमें से कौन सा जो है वो एक्ट करता है हमारे व्हील और रोड के बीच में।
तो वहाँ पे कोरोजन नहीं होता, इरोजन नहीं होता, लेकिन फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच इज़ यूज़फुल फ्रिक्शन। देखो हमारा फ्रिक्शन कहीं पे यूज़फुल है तो कहीं पे वेस्टफुल भी है। ठीक है, यूज़फुल कैसे होगा, जैसे कि हम चल पाते हैं वो फ्रिक्शन की हेल्प से ही चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे। हमारी गाड़ियाँ जो रन कर पाती हैं वो भी किसकी वजह से, आपके फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, आपके जैसे ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाएंगे वहाँ पे भी आपको फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वेस्टफुल कहाँ पे होगा, जहाँ बात करें मशीन्स के पार्ट्स की, वहाँ पे पार्ट्स क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होगा अटैच। अब दो पार्ट्स हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, घिस जाएंगे, और घिसेंगे तो क्या होगा, उससे वियर टियर होगा, टूट फूट होगी। उसकी वजह से क्या होगा, वो वेस्टफुल फ्रिक्शन ही होगा। वहाँ पे हम फिर उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। खैर वो आगे देखेंगे। विच इज़ यूजफुल फ्रिक्शन, रिंग्स इन द सिलेंडर, नो, ये हमारी यूजफुल फ्रिक्शन नहीं है। क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, बेटा बियरिंग और क्रैंक शाफ्ट उसके बीच में अगर फ्रिक्शन होगा तो वो तो मशीन पार्ट्स वाली बात आ गई, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो घिस जाएंगे पार्ट्स। बट बियरिंग जो है वो हमारा घिस जाएगा या शाफ्ट घिस जाएगी। जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट करेगी, अब मान लीजिए ये शाफ्ट है, यहाँ पे आपका बियरिंग लगा है इसके अंदर, मतलब बियरिंग के अंदर ये शाफ्ट डली हुई है। तो बेटा देखो बियरिंग और जब हमारी शाफ्ट रोटेट करेगी बियरिंग के अंदर तो क्या होगा, अब रोटेट करेगी तो घिसाव होगा, तो यहाँ पे ये हमारे लिए वेस्टफुल ही है। ठीक है, व्हील हब बियरिंग, यहाँ पे भी ये भी व्हील हब है, यानी कि आपके जो बियरिंग की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे भी ये आपका वेस्टफुल है। ब्रेक शू लाइनिंग, ये आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्रेक शू लाइनिंग, बेटा ब्रेक शू लाइनिंग के अंदर आपका जो फ्रिक्शन है वो ज़रूरी है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन होना अनिवार्य है। ठीक है, ब्रेक शू लाइनिंग के अंदर हमारा यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे यूजफुल फ्रिक्शन कौन सा, तो यहाँ पे बोलेंगे हम ब्रेक शू लाइनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, वेस्टफुल फ्रिक्शन। अब आगे ना वेस्टफुल फ्रिक्शन क्या होता है, अब देखो वेस्टफुल आगे है, तो वेस्टफुल फ्रिक्शन कहाँ है बेटा, क्लच लाइनिंग। देखो लाइनिंग की बात चल रही है, लाइनिंग में हमें चाहिए होता है, तो लाइनिंग में क्लच लाइनिंग में भी चाहिए होता है, ब्रेक शू लाइनिंग में भी चाहिए होता है, और टायर और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन भी अनिवार्य है, तभी हमारी गाड़ियाँ रोड पे चल पाती हैं। तो इसमें से वेस्टफुल हमारा जो कौन सा बच गया, रियर एक्सल गियर, वहाँ पे ये वेस्टफुल होता है। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है आपका वेस्टफुल फ्रिक्शन है, आपका रियर एक्सल गियर। ठीक है, क्योंकि रियर एक्सल गियर बेटा दो गियर्स हैं वो आपस में रब करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे वो वेस्टफुल फ्रिक्शन होगा, क्योंकि क्या होगा, घिसाव होगा, वियर टियर हो जाएगा, और हमारे पार्ट्स जल्दी करेंगे, मतलब एक तरीके से उनकी लाइफ जो है वो कम होगी। ठीक है, और हमें चाहिए कि हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी हो, लाइफ लॉन्ग चले वो, तो रियर एक्सल गियर हमारा वेस्टफुल फ्रिक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा जो फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ मेटल, तो क्या टाइप ऑफ मेटल, नहीं कोई भी मेटल हो सकता है, और वहाँ पे फ्रिक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा है कॉन्टैक्ट सरफेस, देखो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जहाँ पे दो पार्ट कांटेक्ट में आएंगे वहीं फ्रिक्शन होगा। ठीक है, बिना कांटेक्ट में आए कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। जहाँ पे दो पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स हो सकते हैं, अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपसे, हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। पहले बोला गया है कि इट्स ए रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, तो नहीं, ये गलत है। अब बात करते हैं और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शंस में बोला गया है आपको, सेकंड में बोला इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये एग्जैक्टली ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का ही रेशियो होता है, क्योंकि अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमने एक बात बोली थी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। फिर हमने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने कॉन्स्टेंट रखा था म्यू। ठीक है, अब एफ इज इक्वल टू म्यू आर, तो बेटा म्यू क्या होगा, एफ बाई आर। तो जो हमारा म्यू है वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ऐसे करना है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें आपसे, तो आपने लगाना है कि वो रेशियो होता है हमारे फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। और सी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल गलत है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, वेट का भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो फॉर्मूला पूछा गया है। व्हाट इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब फॉर्मूला की बात कर रहा है ये। फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो देखो, अभी बात कर रहे थे हम कि जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे नॉर्मल रिएक्शन के फ्रिक्शनल फोर्स, हमने कांस्टेंट रखा, म्यू आ गया। म्यू क्या था? हमारा कोफिशिएंट था। अब म्यू क्या है बेटा? एफ बाई आर। लेकिन यहाँ पे हर जगह डब्ल्यू दे रखा है, सिर्फ यहाँ आ रहा है। तो बेटा ये देखो कैसे करना है। जो हमारा आर है वो बराबर है डब्ल्यू के। देखो कैसे, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे हमारा इधर क्या लग रहा है बेटा? पुलिंग फोर्स। अगर हमारा मोशन इस तरफ है तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स उसके क्या होगा? अपोजिट दिशा में होता है। और बात करें हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन और वेट की, तो बेटा वेट नीचे, तो उसके अपोजिट आपकी क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो जो आपका आर है वो बराबर है किसके? डब्ल्यू के। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपके वेट के बराबर है। तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा डी। तो क्या हो जाएगा ये? म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर की जगह क्या होगा? डब्ल्यू, क्योंकि आर इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है। तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें सिंबल पूछा गया। अब हम बार बार एक ही सिंबल को यूज़ करते आ रहे हैं कि म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, म्यू, MEU। और बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, विच काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। जहाँ रेस्ट की बात आती है वहाँ पे स्टैटिक होता है, और जहाँ मोशन होगा वहाँ पे क्या होगा? आपका डायनेमिक होगा। तो ये पूछ रहा है विच काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ़ टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट। अगर वो रेस्ट में है, दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन रेस्ट में है, तो वहाँ कौन सा फ्रिक्शन होगा? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली